मैं कोशिश ये करता हूं कि विषय से हटूं ना, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर की समस्या इस समय बहुत बड़ी है, जनता चाहती है कि उसका पैसा सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से खर्च। महोदय, जब फरवरी में पूरा बजट पेश किया गया था तो इतने कम समय में इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? यदि भारत का संविधान हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे, यह है कि अभी आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। बैठिए बेनीवाल जी, बैठिए। धन्यवाद, बैठिए। धन्यवाद सभापति जी। ये किसी ने आपको पर्ची भेजी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 25-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर अपनी बात रखना चाहता हूं। महोदय, मैं कोशिश ये करता हूं कि विषय से हटूं ना, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर की समस्या इस समय बहुत बड़ी है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोग लाइनों में लगे और आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उनकी समस्या दूर हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार केवल खर्च को मंजूर देने की संस्था नहीं है, बल्कि जनता के धन की संरक्षक संस्था है। इसलिए जब सरकार अतिरिक्त खर्च की मांग करती है तो संसद का दायित्व बनता है कि वह उसकी पूरी समीक्षा करे। सरकार द्वारा इस दूसरे बैच में लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांग रही है, जिसमें लगभग 2.01 लाख करोड़ रुपए वास्तविक अतिरिक्त नगद व्यय। यह बहुत बड़ी राशि है और इसलिए यह जरूरी है कि हम ये देखें कि पैसा किसके हित में और किस दिशा में खर्च किया जा रहा है। महोदय, जब फरवरी में पूरा बजट पेश किया गया था तो इतने कम समय में इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? यदि बार बार इतनी बड़ी अनुपूरक मांगे आती हैं तो इसका मतलब है कि बजट अनुमान और वित्तीय योजना में गंभीर कमी है। देश की जनता चाहती है कि उसका पैसा सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से खर्च। महोदय, इस अनुपूरक बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 15,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। किसान पहले ही महंगी खाद, महंगे बीज और महंगे डीजल की समस्या जूझ रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी नीतियां किसानों को राहत देने के लिए या केवल आंकड़ों को संतुलित करने के लिए। महोदय, मैं विशेष रूप से सदन के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सवाल को उठाना चाहता हूं। भारत का संविधान हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। ओबीसी समाज को शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे, इसलिए मैं सरकार से कुछ स्पष्ट मांगे सदन के माध्यम रखना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो SC, ST और TSP का बजट प्रावधान है, उन्हें वास्तविक आबादी के अनुपात में बढ़ाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वे राशि किसी अन्य मद में ट्रांसफर ना हो। दूसरा, देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण में जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। देश में लाखों पद ऐसे हैं जो वर्षों से खाली पड़े हैं। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। और चौथी मांग ये है, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। महोदय, संविधान में हमें 3 मूलभूत सिद्धांत दिए: समानता, न्याय और अवसर की समानता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय स्पष्ट किया था कि भारत का लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय होगा। इसलिए सरकार का दायित्व है कि वे संविधान की भावना के अनुसार नीति और बजट बनाएं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC को नहीं मिल रहा है। NFS लगातार हो रहा है SC, ST, OBC के बच्चों के साथ। और इंटरव्यू में जिस तरह का छल हो रहा है, जैसे UPSC में भी अभी हुआ, जिस तरह का छल हो रहा है उससे असंतोष पैदा हो रहा है। साथ साथ महोदय, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करने की नहीं है, बल्कि सरकार को सही दिशा दिखाना भी होता है। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों को समान अवसर मिले, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। बजट पारदर्शी हो, खर्च जवाबदेह और विकास समावेशी हो। महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों का उद्देश्य केवल खर्च बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये पैसा देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। यदि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय के केंद्र में रखकर निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से देश का विकास अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होगा। और अंत में सर, नगीना लोकसभा से मैं चुन के आया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकसभा के वोटर्स का सभी। महोदय, पिछली सरकारों ने भी नगीना को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र से आता है। और अंत में एक आखिरी वो कर रहा हूं सर, और ये सरकार भी सर नगीना से दोहरा व्यवहार कर रही है। महोदय, हमारे यहाँ रोजगार की समस्या, पलायन करना पड़ता है। कोई मुंबई जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई दिल्ली आता है, और मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली बार भी वित्त मंत्री से मांग की कि एम्स बन जाए हमारे यहाँ। अपने जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे मांग के सर विस्तार में कभी अगर जाके देखें, मैं आग्रह करूंगा
निमंत्रण भी दे रहा हूं कि आप कभी आइए नगीना, आपको देख के ऐसा लगेगा कि उससे इतना बड़ा छल हुआ कि वहां की जनता को जानवर माना गया। इसलिए मैं आपसे वहां का प्रतिनिधि होते के नाते कहना चाहता हूं कि वहां अगर आदमी, चेयरमैन सर, अगर आदमी बीमार हो जाए, उसको इमरजेंसी पड़ जाए, तो इतना हॉस्पिटल जाएगा, इतना मर जाता है, लोग तड़पते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। और मैडम ये मेरा नहीं, अपना नहीं, ये हमें तो यहाँ एम्स में मिल जाएगा, लेकिन उनको इलाज मिले, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि नगीना के लोगों के बारे सोचा जाए, हमारे रोजगार की व्यवस्था हो जाए, उद्योग क्षेत्र लग जाए, तो लोगों, वहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा और वो आपको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत। सभा की कार्रवाई शुक्रवार 13 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। थैंक यू।